जेनेटिक एवोल्यूशन 11 से 20 तक। दरार की आवाज गूंज उठी। सिलास की हथेली में मौजूद पत्थर का ब्लेड एक बार फिर टूट गया जब बारहसिंगा गिर पड़ा, अपने अगले घुटनों के बल फिसलते हुए, इससे पहले कि उसका एक सींग जमीन में फंस गया, जिससे सिलास दूर जा गिरा। साइलस का कंधा आगे की ओर लुढ़क गया और वह झट से वापस उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले उसने आसपास के इलाके का जायजा लिया। वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने ध्यान से सुना। जिस परिस्टेटस में वह था, उसके बावजूद उसकी सांसें नियमित थीं और दिल की धड़कन धीमी थी। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, सब कुछ धीमा होता हुआ महसूस हुआ, लेकिन अंततः कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता है कि रात में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकती है। इस स्टेटस में निशाचर होना सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं दिन में सोता हूं जब जानवर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, तो क्या मैं खुद को खतरे में नहीं डाल दूंगा? साइलस एक दिन से ज्यादा समय से सोया नहीं था। उसने कुछ पिया भी नहीं था और बारहसिंगे का पीछा करते समय उसने कुछ कीड़े मकोड़े खा लिए थे। इसके अलावा उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसे खाने की चिंता नहीं थी। ये जीवन मरण का सवाल था, इसलिए अगर कीड़े मकोड़े खाने पड़ते तो उसे कोई हिचक नहीं होती। इसके अलावा एक दिन हिरणों को देखने के बाद उसे यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि कौन से पौधे जहरीले हैं और कौन से नहीं। हालांकि थकान ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह नजरअंदाज कर सके। साइलस ने फिलहाल इस बात को नजरअंदाज कर दिया और बारहसिंगे के पास जाकर उस पर हाथ रख दिया। आयरिश एल्क जीन का पता चला। खंडित जीन, स्पीड एफ। आत्मसात करने का प्रयास। हाँ नहीं, ग्रिमब्लेड परिवार की ग्रिमब्लेड ब्लडलाइन वाली जैसे विशिष्ट जीन दुर्लभ थे। अधिकांश जीन इसी प्रकार के थे, जो किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं के किसी विशेष पहलू को मजबूत करते थे। टाइटल जीन्स और इस तरह के फिजिकल जीन्स के बीच एट्रीब्यूट जीन्स भी थे जो थोड़े दुर्लभ थे और किसी को एक निश्चित प्रकार के ईथर या अन्य रहस्यमय क्षमताओं पर नियंत्रण प्रदान कर सकते थे। हालांकि उन सभी जीनों में सबसे दुर्लभ जीन वे थे जो जीनीय प्रतिभाएं प्रदान कर सकते थे। उनके दादाजी ने इससे अधिक विशिष्ट जानकारी देने में बहुत अस्पष्टता बरती थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि जीन की दुनिया और उन्हें उपयोग करने और उनमें हेरफेर करने के तरीके अनंत हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर सबसे कम जानकारी उपलब्ध है, फिर भी व्यक्ति को इसके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए। बहरहाल, भौतिक जीनों की भी अपनी उपयोगिता थी और वह ये थी कि वे सबसे आसानी से संयोजित होने वाले जीन थे। जब तक उनका नाम एक जैसा होता था, उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता था। इसके अलावा ये घटनाएं दोहराई जा सकती थीं। इस जंगल में ये कहना मुश्किल था कि केवल एक ही बारहसिंगा होगा। ऐसे में ये बात सच होनी चाहिए कि जब तक वह बारहसिंगों का शिकार करता रहेगा, उसे स्पीड जीन मिलता रहेगा। हाँ, साइलस ने अपनी सांस रोक ली। पहली बार उसे सचमुच अपनी घबराहट का एहसास हुआ। उसे इस मौत के जाल में कूदने में घबराहट नहीं हुई थी, उसे ऐसे जानवर का पीछा करने में घबराहट नहीं हुई थी जो उसे कुछ ही लातों में मार सकता था, यहां तक कि जब वह उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ा तब भी उसे घबराहट नहीं हुई थी। लेकिन इस समय उसके सामने मौजूद 50/50 संभावनाओं पर बहुत कुछ निर्भर था। उसने इस बारहसिंगे पर पूरा एक दिन बर्बाद कर दिया था, सिर्फ इस एक मौके के लिए। यह उसके 7 दिनों में से एक दिन था। अगर वह 7 दिन की समय सीमा समाप्त होने देता, तो वह फिर से कठोर जीन अवस्था में पहुंच जाता और उसके जीन को अवशोषित करने की संभावना शून्य हो जाती। खैर, उसके पदनाम से मिले उस स्पष्ट 10% लाभ को छोड़कर स्टेटस को और भी बदतर बनाने के लिए, ये देखने के बाद कि एक अपूर्ण विकास के बाद ही बारहसिंगा कितना शक्तिशाली हो गया, कल उसकी स्टेटस कितनी खराब होगी जब वह पूरे जंगल में ऐसे जानवरों से घिरा होगा जिन्होंने वास्तव में अपना विकास पूरा कर लिया है। जीन आत्मसात्करण शुरू हो रहा है। जीन आत्मसात्करण विफल। साइलस काफी देर तक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने एक गहरी सांस ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो उसका शांत स्वभाव पहले जैसा ही था और वह आगे बढ़ गया। 50/50 संभावना अच्छी थी, लेकिन अंततः परिभाषा के अनुसार असफल होने की संभावना भी उतनी ही अधिक थी। खिताब जीतने के बाद मिली सफलता का असर अभी तक नहीं दिखा था, जिसका एहसास उसे अवचेतन रूप से हो रहा था, इसलिए बारहसिंगा पर पैसा खर्च करना भी उसके लिए सबसे अच्छा सौदा साबित नहीं होगा। उसे अपना ध्यान दूसरी ओर लगाना होगा। अगर वह अपनी ही पीड़ा में डूबा रहता, तो वह मौत का इंतजार ही कर रहा होता। उसने सबसे पहले हिरण के शव की ओर देखा। यह अच्छा भोजन होता, लेकिन उसके लिए इसका उपयोग करना असंभव था। इस मृत बारहसिंगे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह इसके क्षेत्र का उपयोग करके थोड़ी नींद ले सकेगा। आगे बढ़ने और कुछ टुकड़ों को उठाने से पहले उसने टूटे हुए सींगों को देखा। बारहसिंगे के सींग अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते थे, वे उस प्राणी के प्राकृतिक हथियार थे। उनका इस तरह टूटना एक संयोग था और दूसरा बारहसिंगे के विकास का परिणाम। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसने मुझे स्पीड का जीन दिया, इसका मतलब है कि इसका विकास उसी पहलू की ओर झुका हुआ था। इसका अर्थ यह होना चाहिए कि इसकी स्पीड क्षमता इसकी सहनशक्ति क्षमता पर हावी हो गई। यही कारण है कि पेड़ से टकराने पर इसके सींग टूट गए। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि पेड़ कितने मजबूत थे। टक्कर के बाद भी उनके पत्तों में जरा सी भी सरसराहट नहीं हुई। यह अच्छा है। साइलस को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, एक सींग जिसका सिरा विशेष रूप से नुकीला था। ब्लेड ऑरा का प्रयोग केवल हथियार पर ही किया जा सकता था। उसका हाथ इस जीन टैलेंट को सहन करने में असमर्थ लग रहा था, जिससे उसे बहुत दर्द होता। जब उसने कोशिश की, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना हाथ माइक्रोवेव में डाल दिया हो। इसके अलावा ब्लेड ऑरा की प्रभावशीलता भी उस माध्यम पर निर्भर करती थी जिसके माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता था। कुल्हाड़ी बहुत ही घटिया थी और सिलास को बारहसिंगे को मारने के लिए कई जोरदार वार करने पड़े। इसका एक कारण यह था कि वह अर्ध विकसित अवस्था में था, लेकिन जैसा कि सिलास पहले ही समझ चुका था, शारीरिक शक्ति बारहसिंगे की सबसे बड़ी खूबी नहीं थी। हालांकि ये नुकीला सींग एक कहीं बेहतर माध्यम था। फिर भी ये सिलास का लक्ष्य नहीं था। नीचे झुककर सिलास ने ब्लेड ऑरा को फिर से सक्रिय किया और फिर ब्लेड के नुकीले सिरे का उपयोग करके हिरण के पैर के चारों ओर सावधानीपूर्वक नक्काशी करना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य एल्क की वह हड्डी थी जो मनुष्य की जांघ की हड्डी के बराबर होती है। जांघ की हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, और हालांकि सिलास एल्क का विशेषज्ञ नहीं था, उसने अनुमान लगाया कि इसमें भी कुछ समानता होगी। अगर यह हड्डी एल्क के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी नहीं थी, तो उससे बहुत दूर भी नहीं थी। साइलस को अचानक थकान महसूस हुई, लेकिन उसे पहले से ही इसका अंदाजा था।
ये सोचना मूर्खता होगी कि वह बिना किसी परिणाम के अनिश्चित काल तक ब्लेड ऑरा का उपयोग कर सकता है। फिर भी वह पहले ही सफल हो चुका था। अपनी उच्च निपुणता का उपयोग करते हुए उसने बारहसिंगे की पिछली कूल्हे की हड्डियों के आसपास के नर्म मांस को निशाना बनाया और उसका एक पैर काट लिया। फिर उसने उसे अपने कंधे पर लादा और तेजी से बारहसिंगे के मूल क्षेत्र की ओर वापस दौड़ पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसने एक और समस्या के बारे में सोचा जिसका वह सामना कर रहा था, खून। दिन के दौरान उसे कोई मांसाहारी जानवर नहीं दिखा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वहां कोई जानवर नहीं थे। बारहसिंगे की मौत उन्हें आकर्षित कर सकती थी और जो टांग उसने अभी ली थी वह न केवल भारी थी, बल्कि उसे अन्य तरीकों से भी परेशानी हो सकती थी। उसे तेज होना पड़ेगा। साइलस बारहसिंगे के इलाके के केंद्र में लौट आया। उस तनावपूर्ण स्टेटस में भी उसने अपना आपा नहीं खोया था और उसने ध्यान से देखा कि बारहसिंगा ठीक कहां भाग रहा था। दिन भर हिरणों का पीछा करते हुए उसने ब्लेड ऑरा के बारे में बहुत कुछ सीखा था। संक्षिप्त विवरण सरल था। वह इसका इस्तेमाल एक बार में केवल 1 मिनट के लिए ही कर पाता था, जिसके बाद उसे 10 मिनट के आराम की जरूरत पड़ती थी। वह इसे सीधे अपनी त्वचा पर नहीं लगा सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे तेज जलन का अनुभव होता था। हालांकि उन्होंने ये देखने के लिए कोई जोर नहीं लगाया कि क्या इससे स्थायी संरचनात्मक क्षति होगी, लेकिन जब उन्होंने एक पत्ते पर इसका परीक्षण किया तो वह पत्ता सिकुड़ गया और लगभग जलकर राख हो गया। इससे उन्होंने यह आउटकम निकाला कि कुछ ऐसी हलचल हो रही थी जिसे जैविक पदार्थ सहन नहीं कर सकता था, और यह विशेष रूप से उच्च जल सामग्री वाले जैविक पदार्थों के लिए सच था। इसके अलावा ब्लेड ऑरा के खत्म होने पर उसे वैसा ही महसूस हुआ जैसा उसे हाफ मैराथन के अंत में होता है। उसकी सांस फूल रही थी, शरीर में दर्द हो रहा था और उसे लंबे आराम की जरूरत महसूस हो रही थी। हालांकि हाफ मैराथन के अंत के विपरीत वह बहुत तेजी से ठीक हो गया। साइलस की स्टेट स्क्रीन में स्टैमिना का कोई स्टेट नहीं था, लेकिन उसका मानना था कि स्टैमिना कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर्निहित है। उन्हें लगता था कि वे एक अच्छे लंबी दूरी के एथलीट हैं, लेकिन इस सिस्टम को उनका यह एनालिसिस मंजूर नहीं था। हालांकि दूसरों के प्रदर्शन को समझे बिना ये कहना मुश्किल था। साइलस ने धैर्यपूर्वक 10 मिनट पूरे होने का इंतजार किया और फिर दोबारा कोशिश करने लगा। उसे इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने में 1 घंटे से अधिक समय लगा, तब जाकर वह अंततः हिरण की जांघ की हड्डी को काटकर निकालने में सफल हुआ, जो कि पैर को काटने की तुलना में कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया थी। साइलस ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, मैंने गलत अनुमान लगाया। हड्डी के वजन से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह 10 पाउंड से अधिक थी। यह एक लंबी तलवार से भी भारी थी और ठीक उसी तरह का बोझ था जिसे सिलास ढोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किसी खतरनाक स्टेटस में यह वह पहली चीज होती जिसे वह त्याग देता, और यह एक अच्छे हथियार की निशानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार यह स्टेटस उसे परेशान कर रही थी। वह आमतौर पर ऐसी किसी बात को नजरअंदाज नहीं करता। अब वह पूरी तरह से मैला था, खून से लथपथ था, जो शायद अपने आप में एक टाइम बम था, और उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। नहीं, इसे अभी भी सुधारा जा सकता है। रात का ज्यादा समय नहीं बचा था और सिलास को कम से कम 4 घंटे की नींद लेनी ही थी। यह उसकी न्यूनतम आवश्यकता थी। उसे अपनी रणनीति बदलनी थी और आगे बढ़ने का एक नया रास्ता क्वेस्ट ना था। उसने पैर की नसें निकालकर पास के एक पेड़ की ऊंची शाखा पर सुखाने के लिए रख दी। उसे बस यही उम्मीद थी कि नमी की वजह से उसके सूखने का मौका पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए। फिर उसने जांघ की हड्डी को एक पत्थर के पास लाया। किसी हड्डी को तब तक पीसना जब तक उसमें से सारा पानी पूरी तरह से निकल न गया हो, एक भयानक अनुभव था। सिलास को यह बात अच्छी तरह से पता थी, भले ही वह जंगल का शौकीन न हो। हालांकि उसकी ब्लेड ऑरा की यह खासियत शायद यहाँ काम आ सकती है। साइलस ने शर्त लगाई कि अगर वह हड्डी पर ब्लेड ऑरा का इस्तेमाल करे तो वह उसकी नमी को तेजी से वाष्पित कर सकता है और साथ ही उसके अंदर के मज्जा को भी नष्ट कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने दिन में पहले जिस पत्ते को जलाकर राख कर दिया था। हड्डी मोटी थी, अगर वह सूखी होती तो शायद वह उसे 2 हिस्सों में तोड़कर आसानी से तेज कर सकता था। इसके अलावा अगर उसमें से नमी निकल जाती तो शायद वह इतनी भारी भी नहीं रहती। द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेटवश वह इसका उपयोग नसों को सुखाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नहीं कर सका। नसें उसके हाथ की तरह ही पूरी तरह से मांस से बनी थीं। ये आउटकम साइलस के दिमाग में नदी की तरह बहने लगे। उसे अधिक शांति का अनुभव हुआ और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। एक और घंटा बीत गया और सिलास ने गहरी सांसें लीं। वह सफल हो गया था। एक 10 पाउंड की हड्डी, जो पहले सिर्फ एक बोझ होती, अब उसके पास 2 कटे हुए हिस्से थे जिनका वजन लगभग 3 पाउंड प्रत्येक था। प्रत्येक आधा भाग लगभग 3/4 मीटर लंबा था और उनकी चौड़ाई में एक वक्र था। चून की हड्डियां स्पष्ट रूप से खोखली होती हैं, इसलिए यह एक अपेक्षित परिणाम था। उसकी ब्लेड ऑरा की बदौलत वे दोनों पूरी तरह से सूखे थे, जिससे उसे पास के पत्थर का उपयोग करके उन्हें नुकीला बनाने में आसानी हुई। हालांकि उन्हें भाले तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी अधिक लंबाई उसे कुछ अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी। कुछ देर सोचने के बाद सिलास ने एक वस्तु को सुरक्षित स्थान पर रख दिया और अपनी पैनी नजरों से फिर से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। अभी भी समय था। उसने खुद को एक अतिरिक्त घंटा दिया और उसका लक्ष्य स्पष्ट था, निशाना बनाने के लिए एक और सोए हुए जानवर को ढूंढना। साइलस इस मामले पर काफी समय से सोच रहा था और उसे लग रहा था कि इस खामी का फायदा उठाकर वह यूं ही अपना काम जारी नहीं रख सकता। अगर कोई दिन में छिपकर रात में सोते हुए जानवरों को निशाना बना सकता है, तो उसे यकीन नहीं था कि उसके दादाजी इसे इतना खतरनाक काम कहेंगे। तब उसे एहसास हुआ कि यह रात शायद एक इकलौता मौका हो सकती है। कितने लोग पूरे दिन एक ही बारहसिंगे का पीछा करेंगे और यहाँ तक कि उसके सो जाने का इंतजार करेंगे, जैसा कि उसने किया था। अधिकतर मामलों में मनुष्य इस अवसर का लाभ उठाकर खुद भी सो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले दिन का अधिकांश समय वातावरण के अनुकूल होने और आश्रय क्वेस्ट्स में बिताया होता है। इसके अलावा रात में रेन वन में घूमना लगभग असंभव था। चांदनी बहुत कम होती थी और आप मुश्किल से कुछ मीटर आगे ही देख पाते थे। ऐसे वातावरण में कोई भी दौड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन यही वजह थी कि सिलास को ऐसा करना पड़ा। ठीक इसी अंधेरे में एथर के अवतरण को देखा जा सकता था। उसे यह अच्छी तरह याद था। इसका रंग हल्का नीला था, जो चंद्रमा की चांदी जैसी रोशनी से अलग था। ये सूक्ष्म था, लेकिन फिर भी इस घने जंगल में थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था। फिलहाल वह अपनी किस्मत पर भरोसा कर रहा था। नहीं, ये किस्मत नहीं थी।
इतने बड़े जंगल में वन्यजीवों की संख्या असाधारण होनी चाहिए। जैसा कि उम्मीद थी, सिलास को एथर का झरना ढूंढने में 10 मिनट भी नहीं लगे। लेकिन इस एक चीज ने उसे एकदम स्तब्ध कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टाइटेनोबोआ एफ। स्तर 0, शारीरिक 21, मानसिक 0। वसीयत 6 सदियों पहले विलुप्त हो चुका एक अजगर ऊंचे पेड़ों पर लटका हुआ था। उसका 12 मीटर लंबा शरीर बार बार गोल गोल घूम रहा था। उसका वजन इतना अधिक था कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि पेड़ उसे संभाल पा रहा था। साइलस ने अभी अभी यही सोचा था कि उसने इस क्षेत्र में एक भी मांसाहारी जानवर नहीं देखा है, लेकिन तभी उसे अपने मूल स्थान से कुछ ही मिनटों की दूरी पर एक मांसाहारी जानवर मिल गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिना किसी झिझक के वह तुरंत वहां से चला गया। वह इस प्राणी से उलझना नहीं चाहता था। एक शोधकर्ता के रूप में उन्होंने अधिकतर विषैले सांपों के साथ काम किया और इस तरह के जकड़ने वाले सांपों के साथ शायद ही कभी। फिर भी उनके मन में उनके लिए उतना ही सम्मान था जितना विषैले सांपों के लिए। डायनासोर को छोड़कर यह विलुप्त प्राणियों में से सबसे भयानक किस्म का प्राणी था जिससे उनका सामना हो सकता था। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि इतने बड़े अजगर बहुत धीमे होते हैं, लेकिन इसकी शारीरिक क्षमता इतनी अधिक होने के बावजूद इसकी स्पीड और फुर्ती कम होने की संभावना को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी ताकत और सहनशक्ति असाधारण रूप से अधिक होगी। सिलास को पूरा यकीन था कि इसका कुछ श्रेय एथर को जाता है, लेकिन इसका विकास अभी पूरा भी नहीं हुआ था। साइलस ने मन ही मन सोचा कि उसकी जासूसी करने की क्षमता एकदम सही नहीं थी। वह इंसान था और सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल कर सकता था। वह अकेला ऐसा प्राणी नहीं था जो वातावरण में घुल मिल सकता था, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वह ऐसा करने में सबसे कम सक्षम था। जल्द ही सिलास को एथर का एक और झरना मिला। लाल लोमड़ी महिला। स्तर 0, शारीरिक 17, मानसिक 0, वसीयत 1। लाल लोमड़ियों को अधिकतर निशाचर होना चाहिए, लेकिन ये सो रही है। ये ईथर के बारे में मेरे सिद्धांत के लिए एक सकारात्मक बात है। उच्च शारीरिक क्षमता ने सिलास को चौंका दिया, लेकिन इस बिंदु पर उसने लगभग पुष्टि कर ली थी कि यह एथर का लाभ था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ये जीव और भी शक्तिशाली होते गए। कल तक वह लौकिक स्तर के राक्षसों से घिरा होगा और उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि टाइटेनोबोआ जैसे कोई अन्य छिपे हुए खतरे न हो। उसने पूरे क्षेत्र का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। फिर वह अचानक हरकत में आ गया। उसने जांघ की हड्डी से बने भाले को ऊपर उठाया, ब्लेड ऑरा को सक्रिय किया और नीचे वार करने की तैयारी की। लेकिन तभी उसका दिल जोर से धड़कने लगा। समय धीमा होता हुआ प्रतीत हुआ। सबसे पहले उसने लाल लोमड़ी के फड़फड़ाते कान देखे। जैसे ही सिलास की पैनी हरी आंखें रात के अंधेरे में गूंज उठी, उन्होंने हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान केंद्रित किया और हर एक चीज पिछली से ज्यादा चौंकाने वाली थी। पहले उसके कान हिले, फिर उसकी पूंछ लहराई, और जब तक सिलास उसके ऊपर झुका तब तक वह अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और अपनी आंखों में एक तेज चमक के साथ चारों ओर घूम रहा था। एक और गलती। साइलस खुद पर बहुत सख्त हो रहा था, लेकिन वह हमेशा से ऐसा ही था। फिर भी नीचे की ओर वार करते समय उसने अपनी स्पीड धीमी नहीं की और न ही हिचकिचाया। लोमड़ी का शरीर धुंधला हो गया। वह इतनी तेजी से भागी कि अंधेरे में सिलास की आंखें लगभग उसका पीछा नहीं कर पा रही थीं। लेकिन फिर भी उसे कुछ जुड़ाव महसूस हुआ। लोमड़ी के बाएं कंधे पर गहरा घाव होने से वह चीख पड़ी। साइलस को तुरंत भाग जाने का इरादा महसूस हुआ। अपनी इच्छाशक्ति को याद करते हुए साइलस ने अनुमान लगाया कि शायद यह इन जीवों की प्रवृत्तियों को जानने का एक तरीका भी हो सकता है। सिलास की यह झिझक उसके लिए ही फायदेमंद साबित हुई। लाल लोमड़ी भागने की कोशिश में मुड़ी, लेकिन उसके घायल अगले पैर ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया और वह लड़खड़ा गई। सिलास को ठीक इसी बात का इंतजार था। उसने जांघ की हड्डी से बने भाले को फिर से उठाया और उसे नीचे की ओर मारा। इस बार वह लाल लोमड़ी की रीढ़ की हड्डी के आर पार जा लगा। एक और चीख गूंजी, लेकिन वह जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी ताकत तेजी से उसके शरीर से निकल रही थी। साइलस पीछे हट गया। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण लोमड़ी भाग नहीं सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकती थी। सावधानी बरतना ही बेहतर था। उसने लाल लोमड़ी को अंतिम सांस लेते हुए देखा। उसकी हरी पुतलियां अंधेरे में मृत्यु के भयानक गोलों की तरह तैर रही थीं। आगे बढ़ते हुए उसने लाल लोमड़ी पर हाथ रखा। रेड फॉक्स जीन का पता चला। खंडित जीन, निपुणता एफ। आत्मसात करने का प्रयास। हाँ नहीं, साइलस ने इस आत्मसातकरण को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि चूंकि यह निपुणता जीन था, तो क्या इसका मतलब यह भी होगा कि उसकी उपाधि सक्रिय हो जाएगी। अब तक निपुणता उसके लिए काफी उपयोगी साबित हुई थी और यह सूक्ष्म तरीकों से प्रकट होती थी। जैसे जैसे वह इन आंकड़ों के बारे में अधिक सोचता गया, उसे लगने लगा कि इनमें कई परतें हैं। उदाहरण के लिए, अभी अभी उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह भाले को ठीक उसी जगह पर पहुंचाने में कामयाब रहा जहां वह चाहता था। किसी और की सटीकता उस जल्दबाजी में शायद कम पड़ जाती। जैसा कि उम्मीद थी, सिलास ने अपने खिताब का असर महसूस किया और उनकी सफलता में 10% की बढ़ोतरी हुई। जीन आत्मसातकरण शुरू हो रहा है। जीन आत्मसातकरण शुरू हुआ। साइलस को लगा कि उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, फिर सामान्य हो गया। जीन का सफल एकीकरण। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि विकल्प मौजूद है। अगर मुझे उस तरह का दौरा पड़ जाए तो मेरी मौत हो सकती है। संभावना यही है कि जीन जितना अधिक आक्रामक होगा, अनुभव उतना ही बुरा होगा। साइलस ने एक गहरी सांस छोड़ी। वह शायद सफल हो गया था, लेकिन वह इस बात को नहीं भूला कि उसके पास आते ही लोमड़ी जाग गई थी। उसने इसे संयोग नहीं माना। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि लोमड़ी में कोई विशेष क्षमता हो, हालांकि इसकी थोड़ी संभावना थी। सिलास का मानना था कि वह अचानक जाग गई होगी, शायद स्वयं ईथर के कारण। हो सकता है कि इस खामी का फायदा उठाना उतना आसान न हो जितना उसने सोचा था। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। साइलस फिर से शिकार पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार वह लाल लोमड़ी जैसे किसी दूसरे जीव की तलाश में था। अधिमानतः छोटा और कमजोर, जिसकी क्षमताएं स्पीड या फुर्ती की ओर अधिक झुकी हुई हों। लाल लोमड़ी महिला। स्तर 0, शारीरिक 18, मानसिक 0, वसीयत 2। साइलस एक पेड़ के पीछे छिप गया और उसने सबसे पहले एक पत्थर फेंका।
वह पत्थर लाल लोमड़ी के कानों के ठीक ऊपर से निकल गया। इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। साइलस ने एक और पत्थर तैयार किया। इस बार भी उसने उसे उसी तरह फेंका जिससे वह लाल लोमड़ी के सिर के ठीक ऊपर से निकल गया। हालांकि इस बार उसने अपनी ताकत काफी कम कर दी थी। पत्थर लाल लोमड़ी से महज 1 या 2 मीटर दूर गिरा और नर्म घास में जा गिरा। फिर भी उसने ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी मानो वह अपने सपनों में पूरी तरह खोया हुआ हो। क्या वाकई यह मेरी वजह से है? उस चट्टान की आवाज उसके कदमों की आवाज से कुछ खास धीमी नहीं थी। कुछ और सोचने के बाद साइलस ने लगभग 2 इंच चौड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया। उसने उसे फिर से फेंका, लेकिन इस बार उस पेड़ पर जो उस खुले मैदान के दूसरी ओर था जहां लाल लोमड़ी सो रही थी। एक बार फिर इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अच्छा ऐसा है, जब तक वह खुद आगे नहीं बढ़ता तब तक निश्चित रूप से कुछ कहना असंभव था, लेकिन जो आशंका थी वही हुई। उसके अचानक प्रकट होने से ही जानवर चौंक कर जाग गया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आयरिश एल्क ने मुझ पर प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उसका विकास अभी शुरू ही हुआ था। उसे यकीन नहीं था। उसने हिरण के जागने से पहले ही उस पर वार कर दिया था, लेकिन ये लोमड़ियां। जुआ। एक बार फिर जैसे ही उसने चुनाव किया उसने तुरंत कार्रवाई की। वह मैदान में घुस आया। जैसे ही उसने जान की हड्डी से बने छोटे भाले को उठाया उसके शरीर में एड्रेनालाइन का प्रवाह तेज हो गया। जैसे ही वह 3 मीटर की दूरी पर पहुंचा उसे फिर से वही सब महसूस हुआ। कानों का फड़कना, पूंछ का हिलना। लेकिन इस बार ये सब थोड़ा और तेज था। फिर भी हालांकि इस लाल लोमड़ी के आंकड़े बेहतर थे, सिलास कहीं अधिक तैयार था। उसने अपने दूसरे हाथ से पूरी ताकत से एक पत्थर फेंका। जहां तक उसे याद था वह अपने बाएं और दाएं हाथों का बारी बारी से इस्तेमाल कर सकता था और इस समय यह उसके काम आया। ये चट्टान लगभग 4 इंच व्यास की थी और काफी भारी थी। जैसे ही लाल लोमड़ी उठने की कोशिश कर रही थी, ये चट्टान उसके सिर पर जा गिरी। लोमड़ी के घूमने में बस थोड़ी सी देरी हुई, जिससे सिलास को जांघ की हड्डी से बने छोटे भाले से वार करने के लिए आवश्यक समय मिल गया। सब कुछ इतनी खूबसूरती से व्यवस्थित था। द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेट वश सिलास को जल्द ही यह एहसास होने लगा कि इस दुनिया में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। लोमड़ी के रोंगटे अचानक खड़े हो गए और उसका शरीर कांपने लगा। उस क्षणिक क्षण में ऐसा लग रहा था मानो उसे सर्दी जुकाम हो गया हो। साइलस का छोटा भाला नीचे की ओर गया और हवा में ही जा लगा। लाल लोमड़ी मानो उसके आर पार निकल गई और बस 1 मीटर की दूरी पर प्रकट हो गई। साइलस, जिसने अपना पूरा जीवन तार्किक अनुमान पर आधारित किया था, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर चुकी हों। आखिर हुआ क्या? बिल्ली जैसी गुर्राहट की आवाज गूंजी जब लोमड़ी ने सिलास की ओर अपने दांत दिखाए। तेजी से हरकत करते हुए सिलास ने नर्म घास से छोटा भाला बाहर निकाला। दूसरे हाथ से उसने बारहसिंगे का टुकड़ा निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया, फिर लोमड़ी का सामना किया। अच्छी खबर, उसने पुष्टि कर दी थी कि यह सिस्टम अब उसे आसानी से शिकार करने का मौका नहीं देगी। पिछली बार लोमड़ी के प्रतिक्रिया देने से पहले वह 2 मीटर की दूरी पर था। इस बार ये 3 मीटर की दूरी पर था। जैसे जैसे ये विकास जारी रहे, उसने शर्त लगाई कि दायरा केवल बढ़ेगा और वह केवल अधिकाधिक असहाय होता जाएगा। बुरी खबर, मानो अच्छी खबर में पहले से ही काफी चिंता छिपी न हो, अब उसे बिना किसी तरकीब के इस जानवर का सीधे सामना करना पड़ेगा। ओह, और उसके ब्लेड ऑरा का टाइमर पहले से ही चल रहा था। साइलस को अपनी सांसों की लय स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उसके नंगे पैरों के नीचे घास की चरमराहट और ठंडी हवा की हल्की सरसराहट 100 गुना अधिक तेज सुनाई दे रही थी। उनका आमतौर पर स्थिर और शांत रहने वाला दिल तेजी से धड़कने लगा, खून तेजी से दौड़ने लगा और उनकी त्वचा लाल हो गई। वह पूरी तरह से सतर्क था। उसके छोटे छोटे बाल खड़े हो गए थे और रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक किसी ठंडी झील में डुबकी लगा दी गई हो। लाल लोमड़ी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ही उसने महसूस किया कि वह भी हमला करने में हिचकिचा रही थी। उसका शरीर लगातार कांप रहा था, मानो वह भागने और साइलस का गला फाड़ देने के लिए आगे बढ़ने के बीच दुविधा में हो। उस क्षण सिलास को उस पहली लोमड़ी की कायरता स्पष्ट रूप से याद आ गई जिससे उसका सामना हुआ था। उसने पलटवार करने की कोशिश तक नहीं की थी। इसकी इच्छाशक्ति थोड़ी अधिक मजबूत थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि कायरता इसकी रग रग में समाई हुई थी। जैसे ही सिलास ने यह आउटकम निकाला, उसे एहसास हुआ कि उसे पहल करनी होगी। उसने अपनी बाहें चौड़ी करके फैला दी, जिससे उसके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हमले के लिए सामने आ गए और वह लाल लोमड़ी की ओर झपटा। वह छोटा प्राणी एक पल के लिए जम गया। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि सिलास उससे कितना बड़ा था। लोमड़ी के पंजों से लेकर कंधों तक की लंबाई आधा मीटर भी नहीं थी और उसकी कुल लंबाई 1 मीटर से भी कम थी। 6 फीट से भी अधिक लंबे सिलास की तुलना में वह सचमुच बहुत छोटी थी। साइलस का तरीका बेहद ही क्रूर था। उसने लाल लोमड़ी का ध्यान अपनी बाहों से भटकाया, उन्हें लहराते हुए और अपने 2 हड्डी के हथियारों को दिखाते हुए। फिर हमले के अंतिम क्षण में उसने अपना पैर चमकाया। लाल लोमड़ी की आंखें हड्डियों से बने हथियारों के बीच इधर उधर दौड़ रही थीं और उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि एक पैर सीधे उसके जबड़े पर लगा। साइलस का जबड़ा कस गया। उसे सामान्य मार्शल आर्ट की अच्छी खासी जानकारी थी, लेकिन नंगे पैरों से किसी चीज पर लात मारना उसके लिए किसी भी तरह से अपरिचित था। लाल लोमड़ी चीख पड़ी। पहले एक पत्थर उसके सिर के पिछले हिस्से पर लगा और अब उससे 20 गुना ज्यादा भारी किसी जीव की जोरदार लात ने उसे हवा में उड़ा दिया। भला उसे इसके दुष्परिणामों का एहसास क्यों न होता? जैसा कि सिलास ने अनुमान लगाया था, लाल लोमड़ी की शारीरिक क्षमता केवल उसकी मुख्य एट्रीब्यूट फुर्ती के कारण ही इतनी अधिक थी। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि उसने पहले जो अजीबोगरीब चाल चली थी, वह ऐसी नहीं थी जिसे वह लगातार इस्तेमाल कर सके। संभवतः इसकी स्पीड भी अच्छी होगी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी एजिलिटी होगी, शायद त्वरण भी। जैसे जैसे सिलास इसके बारे में सोचता गया, उसे लगने लगा कि सांख्यिकी सिस्टम पर्याप्त व्यापक नहीं है। इसमें और भी बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन इन विचारों ने उसकी गतिविधियों को धीमा नहीं किया। लाल लोमड़ी घास पर लौट रही थी, तभी वह उसके पीछे दौड़ा और ज्यादा दूर जाने से पहले ही पास के एक पेड़ से टकरा गया। लोमड़ी ने उठने की कोशिश की, लेकिन पेड़ से टकराने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और ठीक उसी समय साइलस ने आकर उसे रोक दिया। उसने अपनी जान की हड्डी से बने छोटे भाले से वार किया। तभी लाल लोमड़ी ने कुछ ऐसा किया जो एक बार फिर सिलास की कल्पना से परे था।
उसकी पूंछ पेड़ से टकराई, जिससे उसे तेजी से बचने के लिए आवश्यक अतिरिक्त संतुलन मिल गया। साइलस का छोटा भाला उसके कान को बस छूकर निकल गया, जिससे खून निकला और वह लगभग 2 टुकड़ों में कट गया। लोमड़ी पीछे की ओर उछली और गुस्से में चीखते हुए सीधे साइलस के सिर पर झपटी। उसकी फुर्ती सचमुच समझ से परे थी। सिलास ने पहले वार के बाद अपना हाथ भी नहीं खींचा था। उसका शरीर असंतुलित हो गया था और राहत की बात सिर्फ ये थी कि लोमड़ी उसके सामने एक संकरे कोण से खड़ी थी। साइलस ने खुद को घुमाकर रास्ते से हटने की कोशिश की, लेकिन वह लोमड़ी जितना फुर्तीला नहीं था। कम से कम उसकी फुर्ती का स्तर सटीकता और नियंत्रण पर कहीं अधिक केंद्रित प्रतीत होता था। लोमड़ी ने उसके कंधे पर काट लिया और गुस्से में अपने दांतों से उसे नोच डाला। दर्द की एक लहर साइलस के शरीर में दौड़ गई और उसका दिमाग सुन्न हो गया। अपने जीवन में उनकी कभी कोई हड्डी नहीं टूटी, उन्हें कभी कोई गंभीर चोट नहीं लगी, यहाँ तक कि मौत से उनका कभी सामना भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन सभी दुर्लभ सांपों के साथ काम करने के बावजूद भी। यह उसके जीवन का सबसे भयानक दर्द था, और यह एक छोटे से जीव के कारण हुआ था जिसका मुंह इतना छोटा था कि वह उसके अपेक्षाकृत पतले कंधे को भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। काटने के निशान भी मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर ही गहरे थे। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ आई, मानो उसके आसपास समय धीमा हो गया हो। यह एक हिस्सा अपमान था, दूसरा हिस्सा वास्तविकता का सामना था और तीसरा हिस्सा उत्तेजना। अचानक उसके दूसरे हाथ में सींग की बनी तलवार आ गई। उसकी तलवार की आभा लगभग शून्य होने वाली थी, लेकिन फिर भी इतनी शक्ति बची थी कि वह उसे लोमड़ी की आंख के छेद में घुसा सके। लाल लोमड़ी घबरा कर भाग गई, लेकिन वह बच नहीं सकी और जमीन पर गिर गई। साइलस ने अपना घायल हाथ उठाया और छोटे भाले को लाल लोमड़ी के गले में घुसा दिया। उसकी ब्लेड ऑरा गायब हो गई और थकान की एक लहर ने उसे जकड़ लिया। वह गहरी सांसें ले रहा था, वहीं खड़ा था और उसका कंधा खून से लथपथ था। उसकी धड़कन अब शांत नहीं थी, बल्कि सीने में ढोल की तरह धड़क रही थी। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था मानो उसके कंधे से और खून निकल रहा हो और उसकी हड्डियों तक में कंपन पैदा कर रहा हो। उसे शांत होने में काफी समय लग गया। आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रेड फॉक्स जीन का पता चला। खंडित जीन, निपुणता F। आत्मसात करने का प्रयास, हाँ नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साइलस खुद को पूरी तरह से नहीं भूला था। वह यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं उस लोमड़ी को रेबीज तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो वे मुसीबत में पड़ जाते, लेकिन उन्हें लगा कि अगर इस सिस्टम से वायरस भी पैदा नहीं होते तो वे सुरक्षित रहेंगे। इन सभी विलुप्त प्राणियों की अचानक वापसी के लिए उन्हें किसी अज्ञात विधि द्वारा पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक था, संभवतः क्लोनिंग का एक ऐसा उन्नत प्रकार जो पृथ्वी के लोगों के पास उपलब्ध नहीं था। ऐसे में अगर वे बेवजह क्रूरता नहीं कर रहे थे तो इसके साथ वायरस फैलाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इससे नए वायरस अपने आप प्रकट होने से नहीं रुकेंगे, लेकिन कम से कम वह यह उम्मीद तो कर सकता है कि वह इतना बदनसीब नहीं होगा। जीन आत्मसात्करण शुरू हो रहा है। जीन आत्मसात्करण शुरू हुआ। सिलास को महसूस हुआ कि उसकी उपाधि एक बार फिर सक्रिय हो गई है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीन का सफल एकीकरण। जीन से प्राप्त प्रतिभा का पता चला। 10 खंडित निपुणता F का व्यापार करके अनलॉक करें। अचानक विस्फोट। हाँ नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साइलस की भौहें तन गईं। उसे इतनी जल्दी ऐसी चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके पास नहीं के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके पास कुल मिलाकर 10 जीन फ्रेगमेंट भी नहीं थे, इस खास तरह के 10 तो दूर की बात है। अगर उसे मौका भी मिले तो भी यह बात पचाना उसके लिए मुश्किल होगा। आखिरकार 10 जीन फ्रेगमेंट खोने का मतलब होगा उनसे मिलने वाले सभी स्टैट्स बूस्ट भी खो देना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाम सिलास ग्रिमब्लेड। प्रजाति मानव महिला। संबद्धता ग्रिमब्लेड ब्लडलाइन। स्तर 0। शीर्षक एक मरीज का पीछा करने वाला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शारीरिक 8, शक्ति 5, संविधान 5, दक्षता 13, गति 8, मानसिक 6, बुद्धि 5, ज्ञान 10, करिश्मा 2, वसीयत 11, फेट 1। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीन अवस्था कोमल। खंडित जीन ग्रिमब्लेड ब्लडलाइन F2 निपुणता F। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीन प्रतिभाएं ब्लेड ऑरा उत्परिवर्तित कमजोर सडन बर्स्ट निष्क्रिय F। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रत्येक खंडित निपुणता जीन ने उसकी निपुणता क्षमता में जोड़ 1 का लाभ दिया था। यदि वह अचानक विस्फोट सडन बर्स्ट को सक्रिय करना चाहता था तो उसे ये सब छोड़ना होगा। उसे लगातार 2 सफलताएं मिली थीं, जो उसकी किस्मत थी, लेकिन बारहसिंगे के शिकार में मिली असफलता का साया अब भी उसके सिर पर मंडरा रहा था। शायद अब दोबारा इतनी आसानी से बारहसिंगे को मारने का ऐसा मौका न मिले। लाल लोमड़ियों के विपरीत बारहसिंगे संख्या में उससे कहीं अधिक थे। अगर वह लाल लोमड़ी की तरह बारहसिंगे के चंगुल में आ जाता तो मामूली चोटों के बजाय ज्यादा से ज्यादा हड्डियां ही टूटतीं। इस परी स्टेटस में वह इस तरह की विनाशकारी चोटों का जोखिम नहीं उठा सकता था। अच्छी खबर यह थी कि उनके दादाजी के अनुसार उनके शरीर में ईथर की उपस्टेटस मात्र से ही घाव बहुत जल्दी भर जाते थे। जो चोट आमतौर पर ठीक होने में हफ्तों लग जाते थे, अब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती थी। फिर भी उसके लिए वे कुछ दिन इस समय बहुत महत्वपूर्ण थे। उसकी कोमल जीन अवस्था जल्द ही समाप्त होने वाली थी। मुझे छोटे जानवरों को निशाना बनाना होगा जिनका वजन मेरे शरीर के वजन का कम से कम 10% और ज्यादा से ज्यादा 50% हो। जब तक मुझ में कहीं अधिक खतरनाक जीवों का सामना करने की ताकत नहीं आ जाती, तब तक मुझे उन्हीं से निपटना होगा जिनसे मैं आसानी से निपट सकता हूं, भले ही मेरे पास इतना अतिरिक्त जीन न हो। साइलस ने अपना अहंकार त्याग दिया और समझ गया कि अगर उसे जीवित रहना है तो वह कोई बड़ा शिकारी नहीं बन सकता। अगर जीन्स हासिल करने के लिए उसे कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाएं तो वह ऐसा ही करेगा। लेकिन उसने बारहसिंगे का पीछा करते हुए कुछ कीड़े मकोड़े सिर्फ खाने के लिए मारे थे और इससे उसे कभी कुछ हासिल नहीं हुआ था। उसने मान लिया कि सिस्टम में किसी प्रकार की न्यूनतम आकार की आवश्यकता है, या वह गलत प्रकार के बग को लक्षित कर रहा था। उनके अहंकार को ठेस पहुंचने के अलावा कुछ अच्छी खबरें भी थीं।
पहली बात तो ये थी कि उसने जिन 2 लाल लोमड़ियों को मारा था उनके शव बारहसिंगे की तुलना में कहीं अधिक आसानी से संभाले जा सकते थे। यदि वह अपने ब्लेड ऑरा का उपयोग करके उसके किसी छोटे से हिस्से को निशाना बनाता तो वह बिना आग जलाए भी उन्हें पका सकता था। दादाजी ने कहा कि मुझे जल्द ही एक डंजन की तलाश करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके 20 फिजिकल लेवल तक पहुंचो और डंजन में प्रवेश करो। इस गेमिफाइड दुनिया में जीन के अलावा आइटम और खजाने हासिल करने के केवल 2 ही तरीके थे। पहला था उत्पन्न शहरों से चोरी करना और दूसरा था डंजन डेंगॉन। ये नए शहर परीक्षण अवधि समाप्त होने के बाद प्रकट होने वाले सिस्टम शहरों से भिन्न थे। ये उन लोगों के लिए चुनौतियां थी जिन्होंने कॉमन सिटी स्टेले को चुना था। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं था कि सिलास सिटी स्टेले के बिना भी इनमें से किसी पर हमला नहीं कर सकता था, बस अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा होगा। दूसरी और अधिक सुलभ चुनौती कालकोठरियां थीं। इसका मतलब यह नहीं था कि वे आसान थीं, बल्कि यह कि उनमें मौजूद कारकों को कड़ाई से नियंत्रित किया गया था। द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेटवश डंजन में प्रवेश करना कहने से कहीं अधिक कठिन था। उनके दादाजी के अनुसार डंजन से ईथर की सघनता निकलती थी। इसी कारण अधिक शक्तिशाली जीव उसके आसपास मंडराते रहते थे, भले ही वे उसमें प्रवेश न कर सकें। 20 भौतिक शक्ति तो प्रवेश करने की न्यूनतम आवश्यकता से कहीं अधिक, केवल उसे देखने भर के लिए आवश्यक थी। साइलस ने गहरी सांस ली। सो जाओ। वह हल्की हल्की दौड़ लगाने लगा और बारहसिंगों के इलाके में वापस जाने के लिए थोड़ा घुमावदार रास्ता अपनाने लगा। उसे पेड़ से लटकता हुआ एक प्राकृतिक लौकी मिला और उसने उसे तोड़ लिया। फिर वह एक परिचित झील के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। लौकी को बर्तन की तरह इस्तेमाल करने से पहले काफी देर तक सावधानीपूर्वक सुखाना और तैयार करना पड़ता था, लेकिन सिलास के पास इसका एक आसान उपाय था। इस समय ब्लेड ऑरा वास्तविक युद्ध की तुलना में अन्य विविध तस्कों के लिए कहीं अधिक उपयोगी प्रतीत हो रहा था। यही एकमात्र ऐसा समय था जब वह इस झील पर आ सकता था, इसलिए उसे इसका फायदा उठाना ही था। साइलस जम गया। उसने नीचे साफ पानी की ओर देखा और जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सका। धुंधली परछाई के अलावा जो उसे वापस दिख रही थी, उसके पार गहराई में ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज ईथर की घनी स्पंदन उत्सर्जित कर रही हो। यह एक डंजन थी, सिलास को पूरा यकीन था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह इतना बदनसीब कैसे हो सकता है। अगर डंजन पानी में होती तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि सभी सबसे शक्तिशाली जानवर अपने विकास के पूरा होने के बाद यहाँ इकट्ठा हो जाते। अपने दादाजी से सीखी बातों के कारण अगर वह नदी के किनारे किनारे भी जाता तो भी वह जानता था कि यह व्यर्थ होगा। इतनी अधिक मात्रा में ईथर निकलने से वह निश्चित रूप से धारा के साथ बहकर अनगिनत किलोमीटर तक सांद्रता बढ़ा देगा। ये डंजन जितनी देर तक अधूरी रहेगी, स्टेटस उतनी ही बिगड़ती जाएगी। उसे पानी कैसे मिलेगा? फल, रेन, खून, ये एकमात्र ऐसे उत्तर थे जो सिलास दे सका, लेकिन उनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय था। फल या सब्जियां कुछ समय के लिए उसकी पानी की कमी को पूरा कर सकती हैं, लेकिन कब तक? कुछ और दिनों तक। रोजाना इतनी कसरत करने के बावजूद आज ही उनका गला सूख गया था और वे पूरी तरह से थक चुके थे। अगर उनमें इतनी जबरदस्त सहनशक्ति न होती तो शायद वे अब तक बेहोश हो चुके होते। रेन, आखिर यह एक रेन वन था। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय रेन वन में यह हर कुछ घंटों में भी हो सकती है। हालांकि पिछले दिन रेन नहीं हुई थी। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता था कि एथर के प्रवेश से पपया की मात्रा रपे छोटी ई की मात्रा स्टेटस की तंत्र और मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर रेन हो भी जाती तो उस पर भरोसा करना मुश्किल होता। अगर वह एक कदम पीछे हटकर अंधाधुंध रेन होने पर भरोसा कर ले तो वह उसे इकट्ठा कैसे करेगा। इस समय उसकी गतिशीलता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन रेन का विश्वसनीय संग्रह करने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की आवश्यकता थी। और अगर एक दिन उसका ठिकाना खतरे में पड़ जाए और उसकी सारी जमा की हुई रेन बर्बाद हो जाए तो क्या होगा। खून पर निर्भर रहना सबसे बुरा विकल्प था। उसने अब तक इस संभावना को खारिज नहीं किया था कि लाल लोमड़ी ने उसे रेबीज दिया हो। भला वह भला खून कैसे पी सकता था? अगर वह ये जोखिम उठाने को तैयार भी होता तो खून में सोडियम की मात्रा खारे पानी जितनी ही होती। वह तो बस धीरे धीरे अपनी जान ले रहा होता। साइलस ने अपना सिर पानी में डुबो दिया। रात भर ठंड लगने के कारण उसे पानी से काफी राहत मिली। वह लालच से बड़े बड़े घूंट भरता था और पहली बार वह अपने आसपास के वातावरण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, हमेशा किसी दूसरे कोने में उस अगले प्राणी की तलाश में नहीं रहता था जो उसका मांस खाना चाहता हो। उसे खुद को बाहर निकालने में आसानी से 1 मिनट का समय लगा। यही तो वो चाहता था, है ना? रोमांच। क्या यही रोमांचक था? नहीं, ये बहुत भयानक था। उसके शरीर में हल्की सी कंपकंपी थी जो पहले नहीं थी। निर्जलीकरण से धीरे धीरे मरने का विचार उसके मन में इतनी स्पष्टता से घूम रहा था मानो वह पहले भी एक बार इसका अनुभव कर चुका हो। अंततः यही परिणाम निकला। चाहे उसने कितने भी उपाय सोचे हों, अंत में यही होना था। वह इससे बच नहीं सकता था। अगर वह आज यहाँ से चला जाता है तो यह उसके शरीर के जवाब देने और उसकी शारीरिक क्षमता के बीच तक पहुंचने के बीच की दौड़ होगी, लेकिन अगर बाद वाला जीत भी जाता है तो उस समय उसके शरीर की क्या हालत होगी? क्या वह वापस यहाँ तक पहुंचने के लिए संघर्ष भी कर पाएगा? वह उस बारहसिंगे का इतने लंबे समय तक पीछा करता रहा, दर्जनों किलोमीटर की दूरी तय करता रहा, फिर भी उसे कहीं भी पानी की एक बूंद भी नहीं दिखी। उसे बेबसी का वो एहसास अच्छा नहीं लगता था। यही वजह थी कि उसने शुरू में यहाँ आने का मूर्खतापूर्ण फैसला लिया था। साइलस उसके पैरों के पास खड़ा था। उसने खून से सनी कमीज और पैंट उतारी और फिर अपना शरीर साफ करने लगा। दिन भर की सारी गंदगी, कीचड़ और मैल उसकी उंगलियों के जोरदार रगड़ से परत दर परत उतरती गई। उसकी हरी आंखों में न तो डर था, न ही बेबसी। जब वह आखिरकार बाहर निकला तो ठंडी हवा ने धीरे धीरे उसे सुखा दिया और उसके भावों को समझना बहुत मुश्किल था। वह वहां चुपचाप खड़ा रहा। विडंबना ये थी कि वह प्रकृति के साथ उतना ही एकाग्र था जितना वह हमेशा से रहा था। कहीं भीतर ही भीतर उसे यह एहसास हो रहा था कि शायद यही उसका आखिरी दिन हो। उसकी नजर एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जिसके पत्ते बहुत बड़े थे और उसने आसपास से कुछ लताएं तोड़ लीं। उसने सावधानी से अपने कपड़ों को इन पत्तों में लपेटा और लताओं की मदद से उन्हें कसकर बांध दिया। फिर वह अपने छोटे भाले और हिरण के सींग से बने ब्लेड को एक हाथ में पकड़े हुए जबकि दूसरे हाथ में कपड़ों का बंडल घसीटते हुए पानी में कूद गया। वह इस डंजन में मरना पसंद करेगा बजाय इसके कि वह धीरे धीरे अपने ही शरीर को खाकर मर जाए।
ये सिलास ब्राउन की पसंद थी। साइलस के पैर पानी में धंस रहे थे। घोर अंधेरे में दूर स्थित डंजन से आ रही ईथर ऊर्जा की वजह से ही थोड़ी रोशनी मिल रही थी। ये सतह से कम 20 मीटर नीचे रही होगी, लेकिन अगर दिन का उजाला होता तो साइलस को इसका पता भी नहीं चलता। हालांकि सिलास ने इस संभावना के बारे में सोचा कि यह डंजन पूरी तरह से पानी में होगी, लेकिन उसके दादाजी के अनुसार अंदर जाने से पहले डंजन का एक छोटा सा परिचय दिया जाएगा। ये कहा जा सकता था कि अगर डंजन सचमुच पानी के नीचे होती तो उसकी मुसीबत दोगुनी हो जाती। ऐसे में उसके पास केवल यही विकल्प था कि वह लॉकी में जितना हो सके उतना पानी जमा कर ले और उम्मीद करे कि रेंज ज्यादा हो। गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में उसे कुछ ही सेकंड लगे। पानी में स्पीड की तुलना में निपुणता अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। साइलस ने एक क्षणिक विचार को कुछ देर तक संजो कर रखा, तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। स्लिथरिंग मैडनेस F, अधिकतम स्तर 0, अनुशंसित 50 शारीरिक। विवरण: गहरे जंगलों में, ऊंचे पेड़ों पर और वनभूमि में छिपे हुए ये प्राकृतिक शिकारी हैं, बेरोक टोक और बेफिक्र। आसमान से इतना तिरस्कृत कि वे पेट के बल रेंगने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन उनके फिर से उठने का दिन दूर नहीं है। अगर सिलास इस समय पानी में डूबा हुआ न होता तो वह ठंडी सांस लेता। उसके दादाजी के अनुसार 20 शारीरिक परीक्षण की सलाह दी गई थी, लेकिन सिलास अपने दादाजी को अच्छी तरह जानता था। सिलास के बचपन से ही उसके दादाजी दुर्भावना से नहीं, बल्कि नेक इरादों से उसे जानकारी का इस्तेमाल करके बहकाने की कोशिश करते रहे थे। साइलस किसी भी परिस्टेटस के दोनों पहलुओं को आसानी से समझ लेता था और तर्कसंगत रूप से एक ऐसा मध्य मार्ग चुन लेता था जो वास्तविकता के अनुरूप हो। ये गुण उसे उसके माता पिता ने नहीं सिखाया था, बल्कि उसके दादा ने सिखाया था। लगभग 16 वर्ष की आयु से ही वह अपने दादा के इरादों को भांपने लगा था और कुछ हद तक जानता था कि मैग्नस उसे एक विशेष दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अपने व्यवहार के बावजूद सिलास अपने परिवार से प्यार करता था और इतनी तुच्छ बात के लिए अपने दादा को बेनकाब करने की उसे कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मैग्नस ने बहुत पहले ही यह सीख लिया था कि भावनाओं और भ्रामक तर्कों से सिलास को बहकाया नहीं जा सकता। उस तक पहुंचने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या उनमें बाधा डालना ही एकमात्र तरीका था। कहने का तात्पर्य यह था कि जब उसके दादाजी ने कहा कि उसे 20 फिजिकल की आवश्यकता होगी, तो ये लगभग निश्चित रूप से उससे कम ही था। सिलास ने अनुमान लगाया था कि अधिकांश कालकोठरियों में प्रवेश के लिए अनुशंसित फिजिकल लगभग 15 होता है, शायद इससे भी कम। लेकिन 50, इस डंजन के लिए अनुशंसित आंकड़े इतने अधिक क्यों होंगे? ये तो अब तक देखे गए सबसे खतरनाक प्राणी टाइटेनोबोआ के आंकड़ों से 2 गुने से भी अधिक था। इन सब बातों को छोड़ दे तो स्पष्टीकरण का क्या? इसे वर्णन कैसे माना जा सकता है? पेड़ों और जमीन के बारे में की गई टिप्पणियों से तो उसे बस इतना ही यकीन हो पाया कि कम से कम ये पानी के नीचे तो नहीं होगा। और फिर भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। क्या आप प्रवेश करेंगे? हाँ नहीं, ये शब्द मानो उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फैसले लेने में उसने कभी संकोच नहीं किया। उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई। अल्पविराम। साइलस की निगाहें केंद्रित हुईं और उसके सामने एक अजीब दुनिया प्रकट हुई। सबसे पहले उसे अपने पैरों के नीचे कंकड़ पत्थर महसूस हुए। चारों ओर देखते हुए उसने अपने कपड़ों का बंडल निकाला और कीचड़ और खून से सने सस्ते पतलून और कमीज पहन लिए जो उसे सिस्टम ने दिए थे। दुनिया एक अजीब मायने में अंधेरी थी, क्योंकि आसमान बिल्कुल काला था, दूर दूर तक तारे या चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी वह सब कुछ ठीक से देख पा रहा था, मानो जमीन और उस पर मौजूद वस्तुएं अपनी ही एक अजीब रोशनी बिखेर रही हों। पत्थर के पक्के रास्ते से हटकर कुछ भी दिखाई देना मुश्किल था, इसलिए उसकी नजरें केवल आगे आने वाले दोराहे पर ही टिकी थीं। एक पगडंडी पर पत्थरों से बनी सड़क मुड़ती हुई प्रतीत होती थी और आगे पत्थरों की ओर जाती हुई दिखाई देती थी। दूसरी पगडंडी पर हरियाली दिखने लगी, पत्थरों की दरारों से घास उगने लगी और दूर पेड़ों की धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। एक विकल्प। साइलस ने जल्दबाजी नहीं की। उसे उम्मीद थी कि वह तुरंत खतरे में पड़ जाएगा या हालात को समझने से पहले ही उसकी अचानक मौत हो जाएगी, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से शांत था। अगर उसने अभी सांस लेने का मौका नहीं लिया तो शायद उसे फिर कभी मौका न मिले। विवरण स्पष्ट रूप से सांपों के बारे में होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ऐसा रास्ता क्यों होगा जो किसी सभ्यता की ओर जाता हुआ प्रतीत होता हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि विवरण में उल्लिखित सांप दादाजी द्वारा वर्णित परग्रही जातियों में से एक हों? अंत में सिलास घने पत्तों वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। आखिरकार उसके लिए केवल एक ही बात मायने रखती थी और वह थी अपनी जान बचाने की संभावनाओं को अधिकतम करना। सभ्यता सुनने में सुखद और आरामदायक लगती थी, लेकिन इससे उसके जीवित रहने की संभावना लगभग शून्य हो जाती। वहां फायदा उठाने के लिए कोई भूभाग नहीं होता, छिपने की कोई जगह नहीं होती और सब कुछ उसकी जन्मजात क्षमताओं पर निर्भर करता। जंगल की तरफ कम से कम उसके पास थोड़ी सी उम्मीद तो थी। इस सब में एकमात्र अच्छी बात यह थी कि जिस जानवर से निपटने में वह सबसे ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता था वह सांप ही था। वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन सभी का फिजिकल्स को 50 था। हालांकि इस बारे में सिलास की अपनी राय थी। उनके अनुसार इस डंजन की सबसे बड़ी चुनौती के अनुरूप ही शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होनी चाहिए। इस हिसाब से इस डंजन के बॉस को हराने के लिए 50 शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी चुनौतियां इसी स्तर की होंगी। अगर वह लाल लोमड़ी की तरह अपने लक्ष्यों को चुन चुनकर निशाना बना पाता तो उसके पास मौका होता। जिस आखिरी लाल लोमड़ी से उसका सामना हुआ था उसके पास पहले से ही 18 फिजिकल रेटिंग थी। उम्मीद की एक किरण थी, भले ही वह छोटी सी ही क्यों ना हो। पत्थरों से बना रास्ता धीरे धीरे गायब हो गया और सिलास ने देखा कि जैसे जैसे पिछला रास्ता गायब होता गया उसके सिर के ऊपर का आकाश रंगीन होने लगा। क्या मैंने सही चीज चुनी है? साइलस कोई भी फैसला लेने में कभी हिचकिचाता नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उस पर विचार नहीं करता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका है, जिसका मतलब था कि उसने कुछ त्याग दिया है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि दूसरा विकल्प क्या था। न जानने की वह भावना उसे परेशान कर रही थी, लेकिन उसके पास इस पर ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसके कदम धीमे हो गए और वह अपने सामने आने वाले हर पत्ते को ध्यान से देखने लगा, मानो अगला पत्ता वही हो जिस पर अचानक एक खतरनाक सांप निकल आए। डंजन कई तरह की आकृतियों और आकारों में होती थीं।
उनके दादाजी ने कहा था कि शायद उन सभी का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था, और दुर्फते से ये भी उन्हीं में से एक प्रतीत होती है जिनका दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है। जैसे जैसे सिलास चलता रहा, उसका ध्यान एड्रेनालाइन के चरम पर था, और जैसे जैसे हर सेकंड कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता गया, उसकी उम्मीदें बढ़ती गईं। पत्थर का बना रास्ता भले ही गायब हो गया था, लेकिन जंगल ने एक छोटा अव्यवस्थित रास्ता बना रखा था। घनी पत्तियों के बीच उसे ढूंढना मुश्किल था, और सिलास को लगा कि अगर वह जंगल के अंदर होता तो शायद उसे वह रास्ता आसानी से न मिलता। लेकिन चूंकि उसने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था, इसलिए उस पर आगे बढ़ना आसान था। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? लगभग 50 मीटर चलने के बाद सिलास ने रास्ते से हटने का फैसला किया। ज्यादा दूर नहीं, बल्कि 3 से 5 मीटर दाहिनी ओर। वह देखना चाहता था कि रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन वह आने वाली किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना चाहता था। उसके द्वारा लिया गया हर निर्णय मानो अंधाधुंध लिया गया हो। उसे इससे बेहतर कुछ और करने को सूझ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक खतरे को दूसरे खतरे में धकेल रहा हो। ये रास्ता उसे खतरे की ओर ले जा सकता था, लेकिन कौन जानता था कि इस घनी घास में कहीं जहरीले सांप उसके टखनों पर काटने के लिए तैयार न हो। अगर उसमें इतनी कुशलता होती तो वह पेड़ों को ही रास्ता बना लेता, लेकिन चट्टानों पर चढ़ने के मामूली अनुभव के अलावा वह कोई फुर्तीला बंदर नहीं था। वह रास्ते पर चलता रहा और अंततः वहां पहुंच गया। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। लिटिल मैडनेस F स्तर 0, शारीरिक 31, मानसिक 3, वसीयत 6। आगे एक छोटा सा खुला मैदान था। झाड़ियों या पेड़ों को पार करने की आवश्यकता के बिना उस तक पहुंचने का एकमात्र स्पष्ट रास्ता वही था जिससे सिलास थोड़ा हटकर चल रहा था। उस खुले मैदान में नारंगी और काले रंग के शल्कों वाला एक अजगर घास में लेटा हुआ था। हालांकि वह कुंडली मारकर बैठा था, फिर भी उसकी लंबाई कम से कम 5 मीटर रही होगी, और उसके जबड़े पर अनगिनत छोटे छोटे कांटे लगे हुए थे। 31 शारीरिक एक बात है, लेकिन 3 मानसिक, यह मानते हुए कि इसकी बुद्धि शून्य थी और इसका करिश्मा भी कम था। इसका मतलब यह होगा कि इसकी बुद्धिमत्ता मेरी बुद्धि से 2 गुनी है। बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति की तर्क क्षमता, ज्ञान और इसी प्रकार की अन्य संबंधित चीजों का मापक थी। ये प्राणी संभवतः अभी उस स्तर तक बुद्धिमान नहीं थे। हालांकि बुद्धिमत्ता ईथर के नियंत्रण और प्रचुरता का मापक थी। यदि सिलास का अनुमान सही था तो वह इस मामले में बहुत पीछे था। संभव है कि 50 शारीरिक क्षमता की अनुशंसा केवल ईथर नियंत्रण में असमानता को संतुलित करने के लिए की गई हो। इन प्राणियों को नींद में स्वाभाविक रूप से ऐसी क्षमताएं प्राप्त होती थीं, लेकिन सिलास और उसके जैसे अन्य लोग जीन और अन्य तरीकों के माध्यम से समय के साथ धीरे धीरे ही उन्हें अनलॉक कर सकते थे। क्या उसे यूं ही जल्दबाजी में जाकर अपनी जान जोखिम में डाल देनी चाहिए थी? साइलस ने माथे पर शिकन डाली। कोई और तरीका तो होना ही चाहिए। वह पीछे मुड़ा और धीरे धीरे जंगल में छानबीन करने लगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह कहाँ था, कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था। वह आधे घंटे तक इधर उधर घूमता रहा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। किसी को तो यही लगता कि कोई दूसरा प्राणी कम से कम उस पर झपट पड़ता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां कोई और मौजूद नहीं था। क्या ये फर्श वाली डंजन है? कई मंजिलों में बनते डंजन में आमतौर पर इसी तरह की व्यवस्था होती थी। अगली मंजिल तब तक प्रकट नहीं होती थी जब तक कि इस मंजिल के बॉस को हरा नहीं दिया जाता था। लेकिन उनके दादाजी के अनुसार ऐसी कालकोठरियों में आमतौर पर छोटे मोटे दुश्मन मंडराते रहते थे। हालांकि इस रेंगते पागलपन वाली डंजन में ऐसा कुछ भी नहीं था। साइलस को समझ नहीं आ रहा था कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए या हताश हो जाना चाहिए। छोटे दुश्मनों का सामना न कर पाने के कारण उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। साइलस दर्द से कराह उठा जब उसके पैर की उंगलियां किसी चीज से टकराईं। 100 फीट से वह काफी धीरे चल रहा था और अपने आसपास की हर छोटी छोटी चीज को ध्यान से देख रहा था, वरना वह सीधे बैरियर से टकराकर मुंह के बल गिर जाता। वह इतनी दूर चल चुका था कि वापस अपने शुरुआती स्थान पर लौट आया, ठीक उसी जगह पर जहां से पत्थर का रास्ता शुरू हुआ था और गायब हो गया था। लगभग वैसा ही जैसा मैंने उम्मीद की थी। यदि यह विकल्प डंजन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता तो उसे बिना किसी कारण के इसे पलटने की अनुमति नहीं दी जाती। यह क्या है? साइलस ने एक बार फिर अवरोध को छुआ। इस बार वह हलचल को समझने के लिए पूरी तरह तैयार था। उस पर हर तरफ पलक झपकते ही प्रकट और गायब होते हुए हर आकार और प्रकार के सांप तरह तरह की हरकतें कर रहे थे। कुछ युद्ध में लगे हुए प्रतीत हो रहे थे, कुछ किसी विचित्र मिलन अनुष्ठान में एक दूसरे से लिपटे हुए लग रहे थे, और कुछ बस ऊपर उठकर अपने नुकीले दांत दिखाते हुए साइलस पर दहाड़ रहे थे। ये केवल एक पल के लिए ही प्रकट हुआ, लेकिन सिलास को लगा जैसे उसका दिल एक धड़कन चूक गया हो। वह बार बार उस अवरोध को छूता रहा, सिर्फ उन लहरों को एक बार फिर देखने के लिए। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसे खुद का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बजाय उसके शरीर में खून का तेज बहाव और आंखों में दर्द ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और उसके चेहरे पर गहरी भौहें तन गईं। आपकी वसीयत प्रभावित हुई है। -1 वसीयत अस्थायी। साइलस अचानक मिली सूचना से हैरान रह गया। क्या सिर्फ उस अवरोध को देखने से ही उस पर ऐसा असर हो गया? और अस्थायी का क्या मतलब था? क्या ये कुछ सेकंड के लिए होगा, घंटों के लिए, दिनों के लिए? फुर्ती के अलावा इच्छाशक्ति उसकी सबसे मजबूत खूबी थी, लेकिन उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि उसका एक अंक कम हो गया। जब उसका एक अंक बड़ा भी था तो उसे शुरू में कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ था। और जैसा कि उसने पहले भी कहा था, उसे लगता था कि इच्छाशक्ति जैसी कोई खूबी होना अजीब बात है। भला इसे मापा कैसे जा सकता है? हालांकि सिलास इस मामले में थोड़ा अड़ियल था, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं था। उसने फिलहाल सुरक्षा घेरे से पीछे हटने और ठीक होने में लगने वाले समय का जायजा लेने का फैसला किया। चूंकि सिस्टम में विल का नाम दर्ज था और अभी अभी वह एक तरह की समाधि जैसी अवस्था में चला गया था, इसलिए ये स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था जितना उसने सोचा था। अब वह एक नई दुनिया में था और उसे कुछ चीजों के बारे में सोचने के अपने पुराने तरीके को छोड़ना पड़ा। साइलस आसपास घूमता रहा और इलाके का जायजा लेता रहा। अगर यहाँ सिर्फ बॉस फाइट ही महत्वपूर्ण है तो इतनी अतिरिक्त जगह जोड़ने की क्या जरूरत है? उसे एक छोटी सी झील दिखाई दी। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उसमें कुछ भी आकर मिल रहा हो, लेकिन उसे देखकर उसे मन को शांति का अनुभव हुआ। झील के किनारे बैठकर वह बस वहीं बैठा रहा और झील को निहारता रहा।
मुझे यहाँ हमेशा के लिए रहने से कोई नहीं रोक सकता, जब तक कि कोई छिपा हुआ टाइमर न हो जिसके बारे में मुझे पता न हो। मुझे यकीन नहीं है कि उस अजगर को सचेत करना संभव है या नहीं, लेकिन इस समय उससे इस तरह लड़ना उस शुरुआती लड़ाई से बेहतर होगा। कम से कम मुझे यहाँ से भागने का मौका तो मिलेगा। इस बात को सोचते हुए सिलास ने आग जलाना शुरू किया। आग पूरी होने पर उसने 2 लाल लोमड़ियों के शवों में से एक को बाहर निकाला और उसे साफ करने के लिए सीन के ब्लेड और छोटी झील का इस्तेमाल किया। उसके पास इसे परोसने के लिए कोई मसाला नहीं था, लेकिन फिर भी यह उसके जीवन का सबसे बेहतरीन भोजन था। उसने पूरी लोमड़ी खा ली, उसके आंतरिक अंगों और हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। अब वह चला गया है। वसीयत 11। उसका दिमाग 11 पर वापस चला गया था, लेकिन इसमें पूरा 1 घंटा नहीं लगा जो उसने अभी अभी बर्बाद किया था। बस 20 मिनट से थोड़ा कम समय लगा। ये बस उसका एक अंदाजा था। उसके पास घड़ी तो नहीं थी, बस उसे लगता था कि वह इस तरह के अंदाजे लगाने में काफी अच्छा है। हालांकि कौन जानता है, शायद समय को लेकर उसकी समझ पहले से ही बिगड़ चुकी हो। मुझे ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। साइलस को 1 दिन से ज्यादा समय से नींद नहीं आई थी, इसलिए उसे थोड़ी बहुत थकान महसूस होने लगी थी। लेकिन लाल लोमड़ी को खाने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसने पूरी रात की नींद ली हो। वह इस मौके का फायदा उठाकर थोड़ी नींद भी लेना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब इसकी जरूरत नहीं है। एक और लंबा घूंट पीने के बाद साइलस ने झील की जगह पर ध्यान दिया और फिर से चारों ओर घूमने लगा। उसे ये भी नहीं पता था कि वह क्या क्वेस्ट रहा है। शायद वह कोई ऐसी चीज नहीं क्वेस्ट रहा था जिसकी उसे चाहत हो, बल्कि कोई प्रेरणा की किरण। आपकी वसीयत प्रभावित हुई है। -1 वसीयत अस्थायी। अंततः उसका सामना एक और बाधा से हुआ, जो उसी बड़े समूह का हिस्सा थी लेकिन एक अलग क्षेत्र में स्थित थी। उसने अभी अभी खुद को समझाया था कि इतना जिद्दी मत बनो, लेकिन इस बात से उसे चिढ़ हो रही थी कि कोई चीज उसकी इच्छाशक्ति को प्रभावित कर सकती है। या शायद ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि यह स्टेटस उसे सचमुच परेशान करने लगी थी। यह मुझसे वही पॉइंट छीन रहा है और मुझे वही पॉइंट वापस दे रहा है जो इसने मुझे पहली बार में दिया था। उसकी वसीयत में 11 शब्द होने का एकमात्र कारण उसका एक धैर्यवान पीछा करने वाला शीर्षक था। उसे यह बात कुछ हद तक हास्यास्पद लगी कि इसी बात को बार बार उठाया और दोहराया जा रहा था। ये सब एक मजाक जैसा लग रहा था। इससे उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। वह सिलास ब्राउन था, वह अपनी ही धुन में चलता था। साइलस ने अपना सिर हिलाया। यह उसके स्वभाव के विपरीत था। उनकी भौहों पर बल पड़े। आपकी वसीयत दूषित हो गई है। -2 वसीयत अस्थायी। जैसे ही साइलस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसे मतली की लहर महसूस हुई। यह इतनी अचानक और अप्रत्याशित थी कि उसे उल्टी आ गई। उसके गले में जलन होने लगी और उसे लगा कि वह अभी अभी खाया हुआ खाना उल्टी कर देगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। यह विचार उसे व्याकुल कर रहा था। उसके पास सिर्फ एक लोमड़ी का शव बचा था। आसपास खाने के लिए सिर्फ वही विशालकाय अजगर दिख रहा था। अगर उसने यहीं उल्टी कर दी तो भारी नुकसान होगा। स्वन्य को साथ में खींचना। साइलस को याद नहीं था कि वह लंबे समय से इतना बेचैन हुआ था। बचपन से ही वह शांत और संयमित रहने का आदी था। शायद उसका सबसे बड़ा डर यही था कि वह अपना ये संयम खो देगा। वह सख्त अनुशासन का पालन करता था। वह शराब नहीं पीता था, न ही नशीली दवाओं का सेवन करता था, यहाँ तक कि चीनी भी नहीं खाता था क्योंकि उसे चीनी का अपने ऊपर पड़ने वाला प्रभाव पसंद नहीं था। लेकिन अब कोई रहस्यमयी शक्ति उसे चारों ओर से अपनी ओर खींच रही थी, उसके दिमाग से खेल रही थी और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। पर्याप्त। साइलस की लाल आंखें फिर से लाल हो गईं, लेकिन इस बार यह अवरोध को घूरने के कारण नहीं था, बल्कि उनके अंदर कुछ ऐसा था जो बेकाबू होकर तेजी से घूमने लगा था। यह स्वाभाविक नहीं था, यह उस दुर्बलता का परिणाम था जो उस पर हावी थी। इसने सिलास की इच्छाशक्ति पर पलटवार किया और उसे और भी दबा दिया। आपकी वसीयत दूषित हो गई है। -1 वसीयत अस्थायी। आपकी वसीयत दूषित हो गई है। -1 वसीयत अस्थायी। पहली बार जब ये प्रकट हुआ तो इस पर प्रभावित लिखा था। हालांकि -2 इच्छाशक्ति का यह नकारात्मक प्रभाव दूषित टैग के साथ आया था। हर बार जब सिलास ने इसके विरुद्ध लड़ने की कोशिश की तो ये फिर से हमला करता और उसकी इच्छाशक्ति का एक और हिस्सा छीन लेता। साइलस जानता था कि तार्किक रूप से उसे रुक जाना चाहिए। उसे हिलना डुलना बंद कर देना चाहिए, जितना हो सके उतनी संवेदी जानकारी को हटा देना चाहिए और दुबक जाना चाहिए। यही समझदारी भरा कदम था, यही तार्किक था। जैसे ही उसकी इच्छाशक्ति 10 से नीचे गिरी, ऐसा लगा जैसे उस अवरोध ने उस पर दमनकारी प्रभाव डाल दिया हो, एक ऐसा प्रभाव जिसे उसने पहले महसूस नहीं किया था क्योंकि उसकी इच्छाशक्ति बहुत अधिक थी। साइलस को इस बात का एहसास भी नहीं था कि जिस क्षण उसने रास्ता चुना, चुनौती शुरू हो गई थी। टाइमर न होने का कारण यह था कि कोई भी यहाँ अनिश्चित काल तक नहीं रह सकता था, अन्यथा वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता और क्रोध में आकर अजगर को चुनौती देने चला जाता। लेकिन सिलास अनजाने में ही इस छिपी हुई चुनौती तक पहुंच गया था। साइलस की इच्छाशक्ति झिलमिला रही थी और अचानक वह एक गंभीर निम्न स्तर पर पहुंच गई। वसीयत 1। साइलस का चेहरा क्रूर और हिंसक हो गया। उसने अपने दांत ऐसे दिखाए मानो वह कोई जंगली जानवर हो, उसकी नसें ऐसे फड़क रही थी मानो उसकी त्वचा के नीचे अजगर रेंग रहे हों। उसने बॉस मॉन्स्टर की दिशा में देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हो, लेकिन जब वह तेजी से आगे बढ़ा तो उसका शरीर झटके से पीछे की ओर गिर गया। अपनी बांह को देखते हुए उसकी आंखों में पागलपन की चमक दिखाई दी। उसकी उंगलियां उसके ठीक बगल में लगे पेड़ की छाल में गड़ी हुई थीं। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ रखा था, उसके नाखूनों से खून बह रहा था और उसकी बांह पर नसों की भयंकर लकीरें उभर रही थीं। उसका शरीर एक दिशा में जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसकी यह भुजा अपने आप ही काम कर रही हो। उसने जोर से खींचा और खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसके कुछ नाखून टूट गए। वह पूरी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसका हाथ एक और पेड़ से अटक गया। इस बार वह बुरी तरह पीछे गिर पड़ा, उसके कंधे में तेज दर्द हो रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी पेड़ को गिराने की कोशिश की हो। ऐसे में उसे सिर्फ मामूली दर्द होना ही अपने आप में एक चमत्कार था। मैंने बहुत कुछ कह दिया। साइलस के मुंह के सिर्फ एक तरफ से दहाड़ निकली, उसके होठों का एक हिस्सा बोलने की कोशिश में मुड़ा हुआ था और दूसरा हिस्सा गुर्राना और अपने नुकीले दांत दिखाना चाहता था।
उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अपने ही दिमाग में फंसा हुआ हो, बस थोड़ी सी समझदारी ही उसे थामे हुए थी। अगर उसने खुद को उस अजगर की ओर भागने दिया तो उसके लिए मौत के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ये वह अंत नहीं था जो वह चाहता था। अपने मन और अपने विचारों के अलावा वह किसी और चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता था। उसके भीतर भयंकर क्रोध उबल रहा था, लेकिन इससे स्टेटस और बिगड़ रही थी। वह दुर्बलता, वह अभिशाप या जो भी वह प्रभाव था उस पर हावी हो गया और उसे उत्तेजित कर रहा था, उन हिस्सों को बाहर निकाल रहा था जो इतने गहरे छिपे थे कि सिलास को भी उनके अस्तित्व का पता नहीं था। फिर भी उसे उनका सामना करने के लिए विवश होना पड़ा। वह यहाँ क्यों आया था? उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? उसने अपने प्यारे माता पिता और अपनी प्यारी छोटी बहन की आंखों में आंखें डालकर उनसे झूठ क्यों बोला? यह महज रोमांच के लिए नहीं था, वह तो इसका बहुत छोटा सा हिस्सा था। इसका कारण यह नहीं था कि वह अपने जीवन से असंतुष्ट था। ये तो उसके जीवन का बहुत छोटा सा हिस्सा था। ऐसा इसलिए भी नहीं था कि वह अपने उपनाम को इतना महत्व देता था और ग्रिमब्लेड बनने से इनकार करता था, और यह इस तथ्य के बावजूद था कि वह आज भी खुद को सिलास ब्राउन कहता है, चाहे यह शापित सिस्टम कुछ भी कहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किसी और के अधीन रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सिर्फ एक मशीन का पुर्जा बनकर नहीं रहना चाहता था। वह खुद वह मशीन बनना चाहता था, उस पर चलने वाली गाड़ी बनना चाहता था, वह खजाना बनना चाहता था जिसे शान शौकत से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा हो। वह बचकाने ढंग से एक ऐसी दुनिया में अपना जीवन बर्बाद करने आया था जिसके बारे में उसे लगभग कुछ भी पता नहीं था, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने अहंकार को काबू में नहीं रख सका। यही वह पहलू था जिसे वह नजरअंदाज कर रहा था। यही वह पहलू था जिसे उसने गहराई से दबा रखा था, जिसे उसने अनदेखा कर दिया था क्योंकि वह खुद को ऐसे असभ्य और बचकाने आदर्शों से ऊपर एक तार्किक व्यक्ति मानता था। लेकिन वह नहीं था, वह अब भी 20 साल का एक जोशीला नौजवान था। उसके मन में भी वो सपने थे जो हर नौजवान के होते हैं। हीरो बनने का, चमकते कवच वाले योद्धा बनने का, जंगल में रैम्बो की तरह एक हाथ में मशीन गन और दूसरे में माचेटी लिए घूमने का। शीर्षक अनलॉक हो गया। एक लचीली वसीयत। आपकी वसीयत सचमुच अद्वितीय है, लेकिन यह अपरिपक्व है और अभी भी विकसित हो रही है। इसे आगे बढ़ाते रहिए, नौजवान। जोड़ 10 वसीयत। जोड़ 10% वसीयत। साइलस ने उस सूचना पर शायद ही ध्यान दिया हो। उसकी आंखों से लालिमा धीरे धीरे कम होने लगी और वह जोर से खांसने लगा। दर्द की लहरें उसके पूरे शरीर में, खासकर उसके दाहिने हाथ में दौड़ गईं। कांपती आंखों से उसने अपने हाथ को देखा। उसका एक नाखून पूरी तरह से गायब था और 2 नाखून बीच से फट गए थे। अगर वो नाखून पूरी तरह से गायब हो जाते तो शायद और भी अच्छा होता। कम से कम यही उसकी सबसे गंभीर चोट लग रही थी। बाकी सब तो बस मामूली दर्द और खरोंचें थीं। तुम इस पागलपन से बच गए हो। पागलपन के प्रति आपकी समझ गहरी हो गई है। जोड़ 1 वसीयत। अंततः सिलास को समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। वह धीरे धीरे उठा और ये देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं कि वह वास्तव में एक परिचित खुले मैदान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। बस आधा मीटर और आगे वह बॉस के इलाके में होता। यह विचार डरावना था, लेकिन किसी कारणवश वह उम्मीद से कहीं अधिक जल्दी शांत हो गया। उसने अपने स्टेट मेनू पर नजर डाली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाम सिलास ग्रिमब्लेड। प्रजाति मानव महिला। संबद्धता ग्रिमब्लेड ब्लडलाइन। स्तर 0। शीर्षक एक लचीली वसीयत, एक धैर्यवान पीछा करने वाला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शारीरिक 8, शक्ति 5, संविधान 5, दक्षता 13, गति 8, मानसिक 6, बुद्धि 5, ज्ञान 10, करिश्मा 2, वसीयत 24, फेट 1। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कौशल समझ पागलपन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीन अवस्था कोमल। खंडित जीन ग्रिमब्लेड ब्लडलाइन F2, निपुणता F। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीन प्रतिभाएं ब्लेड ऑरा उत्परिवर्तित कमजोर सडन बर्स्ट निष्क्रिय F। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये थोड़ा अलग रंग है। ये बहुत सूक्ष्म था और केवल 1 या 2 शेड का ही अंतर था, लेकिन सिलास को लगा कि ए फ्लेक्सिबल विल का रंग ए पेशेंट स्टॉकर की तुलना में अधिक गहरा था। उसके दादाजी ने कहा था कि प्रतिशत वृद्धि वाले टाइटल दुर्लभ होते हैं, तो शायद ये भी इसका एक कारण हो सकता है। लेकिन उसे एक बार फिर यह अजीब लगा कि उसके टाइटल से जुड़े ग्रेड नहीं थे। क्या रंग में मामूली बदलाव ही इसका विकल्प था? उसे पक्का पता नहीं था। साइलस का ध्यान कॉम्प्रिहेंशन वाले हिस्से पर गया। उसने पहले वहां सिर्फ एक टूटी हुई रेखा देखी थी, लेकिन अब वहां मैडनेस भी थी। इसके अलावा ग्रेड टैग पर एक जानी पहचानी रेखा खींची हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके ब्लेड और जीन टैलेंट पर थी। साइलस ने इसका मतलब ये निकाला कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन क्षमता इतनी कमजोर थी कि उसे ठीक से रैंक नहीं दी जा सकती थी। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसे वास्तव में कॉम्प्रिहेंशन नाम की कोई चीज मिल ही गई थी। उनके दादाजी के अनुसार उपयोगिता के मामले में जीन से प्राप्त प्रतिभाओं के मुकाबले केवल समझ ही काम आ सकती थी। कौशल भी इसी क्लास में आ सकते थे, लेकिन कौशलों की एक विस्तृत श्रृंखला थी जिनमें से कई पूरी तरह से बेकार हो सकते थे। हालांकि जीन में निहित प्रतिभाएं और समझ लगभग कभी नहीं होती थी। उनके दादाजी की यही समझ थी। साइलस ने भौहें चढ़ाईं। पागलपन। क्या इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपना दिमाग खोना पड़ेगा?